न थी। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। तो सही में ये दिल इन पे आ गया है। इतने सुंदर लग रहे हैं ये सुबह सुबह। एक्चुअली ये वीडियो मुझे मेरे कज़न ने सेंड किया था, बहुत सुंदर था। ये गुड मॉर्निंग का भेजा था उसने, बट मुझे इतना अच्छा लगे मैं आप वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितने स्वतंत्र होके घूमते हैं ये लोग। और लोग क्या करते हैं, इनको पिंजरों में बंद कर देते हैं। भाई सबको फ्रीडम पसंद है, हम लोगों को भी कोई बांध के रखेगा हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। और ये तो जानवर है बेचारे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को तो भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, मुंह दिया है, सुनने को कान दिए हैं, बट इनको समझ पूरी है पर ये बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए इनके साथ ना ऐसा बर्ताव ना करें, इनको पिंजरों में बंद ना करें, इन्हें भी स्वतंत्र होके ऐसे ही घूमने दें। भाई एक भारतवर्ष है ये, इसमें हर इंसान को, हर जानवर को, हर पशु को, हर पक्षी को खुले में घूमने का, आज़ाद रहने का पूरी स्वतंत्रता है। तो अब ये दो रह गए बीच में, बाकी चले गए। थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ी सी साउंड कोई सुन लेते हैं तो एकदम से डर जाते हैं। तो एक देखो यहाँ पे एक और पक्षी स्पैरो, ये भी आ गई है। स्पैरो इसको हमारे सियारकी बोलते हैं कई जगह, सियारटी कुछ ऐसे बोलते हैं, सराइटी बोलते हैं। और इनको तो जो ग्रीन कलर के, इनको तो आपको पता ही है, इनको बोलते हैं पैरेट, तोता। बट ये जो स्पैरो है ये भी बहुत सुंदर होती है। इसके बाल इतनी सुंदर कंघी की होती है ना इसने, ऐसा लगता है ना जैसे जेल लगा के आई है। तो हर पक्षी का अपना अपना एक लुक है। मतलब जैसे हम इंसान हैं, कोई बाल काटता है, कोई लंबे रखता है, कोई जुल्फ़े निकालता है, सब अलग अलग और कपड़े पहनते हैं। कोई जीन पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, वैसे इनका भी है। कोई कंघी ऐसे करेगा। और मतलब बहुत पक्षी हैं, उनके अलग अलग शेप में कंघियाँ होती है। एक बुलबुल बोलते हैं उसको ना, वो उसके बड़े सुंदर होते हैं। जैसे आजकल स्पाइकी स्पाइकी बनाते हैं ना बॉयज़ लोग, तो वो वैसे करके बना रखता है। मैं कहा ये ऐसा नहीं है कि हम इंसान ही फैशन करते हैं, जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। पता नहीं, बोलते हैं कि 84 लाख योनियाँ हम सबको भुगतनी पड़ती है, उसमें से एक ये भी है पक्षियों की, जो हम सबको अपने मृत्यु के बाद, अपनी डेथ के बाद ये योनि में भी जाना पड़ेगा, तब की तब देखी जाएगी। बट अभी आप इसको एंजॉय कीजिए। और आज हम घूमने निकले हैं फैमिली के साथ। सिर्फ भैया नहीं है, बाकी हम पूरी फैमिली घूमने निकले हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, तो हम उस म्यूज़ियम में जा रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है वो। तो यहाँ पे जितने भी हमारे राजा महाराजा होते थे पहले, उन सब की यहाँ पे तस्वीरें लगा के रखी है। बाकी आप मेरे वीडियो को स्टॉप करके, पॉज कर करके देख सकते हो कि कौन कौन से राजा थे, महाराजा थे। लक्ष्मीबाई थी, टीपू सुल्तान थे। और ये चाहे आर्मी से रिलेटेड है, चाहे राजा महाराजाओं के टाइम से रिलेटेड है, पूरा कुछ इसमें दिखाया गया है मेरे वीडियो में। आप देख सकते हैं इसको कि कैसे, ये देखो ये क्या क्या बताया गया है, ये पूरा आप देखिए। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अगर पढ़ने लगी तो इतना लंबा चौड़ा लिखा है इसमें, तो वो मैं इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और कैसे ड्रेस पहनी जाती थी जब युद्ध होता था, और कैसे औजार यूज़ किए जाते थे पहले राजा महाराजाओं के टाइम में। तो गदा होती थी। और ये देखिए यहाँ पर तीनों फौजी, मम्मी, बेटा और ये पापा तो एक्चुअली पढ़ने में ज़्यादा ही रख रहे थे। पापा पूरा पढ़ रहे थे उनका हिस्ट्री की, क्या क्या हिस्ट्री थी उनकी। ये देखो क्या क्या औजार इस्तेमाल किए जाते थे, पूरा इस म्यूज़ियम में है। कौन से स्टार लगते थे उनको, कौन सी ड्रेस पहनाई जाती थी उनको, और उस ड्रेस के ऊपर कौन सा स्टार लगता था, ये सब कुछ। अब हम इसके बारे में ज़्यादा हमारे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि आर्मी के जो स्टार होते हैं, ड्रेस होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। देखो पर्वतारोही की अलग होती है, एयरफोर्स वालों की अलग होती है, और मतलब सबकी अलग अलग है। मैंने इसमें सब कुछ
आपको दिखाया भी है नीचे कि किसकी कौन सी आर्मी जो मेन होते हैं, कमांडो होते हैं, सबकी कैसी-कैसी ड्रेसेस होती हैं। मतलब देख के ऐसा लगता था जैसे असली में फ़ौजी बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक प्लस पॉइंट पता है क्या होता है? फ़ौजियों का ना मुझे शूज़ और ड्रेस सेंस बहुत अच्छा लगता है। ये इतने पॉलिश्ड होते हैं इनके शूज़ और ड्रेस ऐसे होती है, एक भी सिलवट नहीं होती उसके ऊपर। और देखो गोरखा रेजिमेंट का भी है यहाँ पे। और गोरखा रेजिमेंट के देखने को बहुत छोटे होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे जैसे सबाठू में आपने देखा है ना, उनकी रेजिमेंट जो होती है गोरखा रेजिमेंट की, कितनी सुंदर लगते हैं। लोग नहीं, सॉरी, जो फ़ौजी होते हैं, फ़ौजी भाई लोग होते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं उस ड्रेस में। और बाल इनके छोटे होते हैं, जूते पॉलिश होते हैं, ड्रेस बिल्कुल प्रेस्ड होती है और बोलने का तरीका, चलने का तरीका, मतलब हर तरीके से ना बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखो जब घुड़सवारी होती थी तो घुड़सवारी के लिए क्या-क्या किया जाता है, इसे बोलते हैं शबाब। हम तो शबाब बोलते थे, अब इसके लिए फ़ौजी लोगों का क्या लैंग्वेज आई डोंट नो। और ये पूरी उस ड्रेस के साथ खड़े किए गए हैं यहाँ पे जो घुड़सवारी करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली अनाडेल ग्राउंड है, वहाँ पे गोल्फ खेला जाता है। पहले दादाजी बताते हैं कि यहाँ पे पहले घुड़सवारी होती थी, तो घोड़े की रेस देखने के लिए काफ़ी लोगों का जमघट लगा होता था। जैसे जिन लोगों को टिकट लेने में दिक्कत होती थी ना, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे टिकट, वो क्या करते थे, हमारे आस-पास जो काफ़ी हाइट वाले एरियाज़ होते थे, वहाँ पे खड़े हो जाते थे और वहाँ से जो बर्फ़ वाले एरियाज़ होते थे, देखो वहाँ पे ऐसी ड्रेस पहनाई जाती है जैसे इन्होंने फ़ौजी जो स्टैच्यू है उनको पहनाई गई है। तो हाँ, जैसे मैं बता रही थी कि जो घोड़े होते थे, उनकी उस वक़्त सट्टेबाज़ी लगती थी, बोलते थे ऐसे कि कौन-सा घोड़ा जीतेगा, ये करता था, जबकि वो गैर कानूनी होता था, अभी भी है। पर जैसे चुपके-चुपके करवाया जाता था, तो लोग बड़े दूर-दूर से देखते थे उन चीज़ों को। अब वो आर्मी के अंडर आ गया है, तो इतनी सफाई है उसमें और इतना डिसिप्लिन है यहाँ पे। जब हम वहाँ यहाँ पे जाते हैं, तो एक वो फीलिंग आती है ना कि हमें भी आर्मी में जाना था और हमें भी ऐसे फाइट करनी थी, दुश्मनों से लड़ना था। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे सिर्फ़ जेंट्स लोग ही नहीं, लेडीज़ लोग के भी स्टैच्यू लगे थे और राजा महाराजाओं के तो लगे ही थे। उस टाइम में भी जब आर्मी आई थी हमारी, राजा महाराजा के बाद में जो आर्मी आई, तो उनके रूल रेगुलेशन भी वैसे ही थे जैसे पहले वालों के होते थे। पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, अभी भी वैसे ही स्ट्रिक्ट हैं। तो बस मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि ये चीज़ तो हर इंसान फ़ील करता है अंदर से, अपने देश के लिए एक अंदर से फ़ीलिंग आती है ना, वो आप जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ या कुछ देख के नहीं आती, वो मन के अंदर से खुद ब खुद ही आ जाती है। और देख के ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया है। ये वॉरियर्स का पूरा लिखा है इसमें कि कौन-कौन शहीद हुए थे, क्या है, सब कुछ इसमें डिटेल दी गई है। तो जैसे मैं बता रही थी ना कि हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने कितनी, देखो यहाँ पे, सॉरी मैं बीच-बीच में अपना ये कर रही हूँ, जब यहाँ पे गोल्डन जुबली ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट विक्ट्री जब हुई थी, तो नीचे आप पढ़ सकते हो किस चीज़ की विक्ट्री हुई थी, ये पूरा कुछ लिखा गया है, वहाँ पे बताया गया है। और यहाँ मैं जैसे बता रही थी हमारे फ़ौजियों ने कितना बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, ये मतलब हमें बोल के नहीं बयाँ कर सकते, ये महसूस कर सकते हैं। और वैसे तो हम जैसे मनाते हैं कि आज शहीदों का शहीदी दिवस है, आज कारगिल दिवस है, सिर्फ़ उसको मनाना ही नहीं है, आपको दिल से फ़ील करना है कि हमारे शहीदों ने हमारे लिए क्या-क्या किया, हमारे जवानों ने हमारे लिए क्या-क्या किया, बॉर्डर पे वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हम जो आज आराम से रह पा रहे हैं, वो इन फ़ौजियों की बदौलत रह पा रहे हैं। तो भई मतलब ये पूरे तीज त्योहार छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली को पीछे रख के आ जाते हैं, अपने बच्चों को, बीवी को, माँ-बाप को पीछे रख के आ जाते हैं और हम लोग ताकि शांति से रह सकें। तो हम लोगों का कुछ दायित्व बनता है इस देश को, एक हिंदुस्तान को एकजुट बनाने का, अच्छी सोच रखने का। मतलब लोग सोच गंदी है, बस अपना पेट भरना है, बस अपने लिए जीना है, वैसा नहीं, कुछ दूसरों के लिए भी जी के देखिए और खुशी-खुशी जिए, बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के लिए कुछ कर गुज़रने का जो होता है ना, वो तो इन देशवासियों को शायद नहीं पता होगा, वो पता होगा जो फ्रीडम फाइटर होंगे, उनको पता है कि वो रात-दिन जब वहाँ पे लड़ते हैं हम लोगों के लिए, इस देश के लिए, वो जज़्बा तो उनके अंदर ही हो सकता है। हम लोग तो सिर्फ़ बातों से ही बस बातें ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा प्लीज़। ये एक व्लॉग ही नहीं है, एक एक श्रद्धांजलि है हमारे
जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए। और उससे ज़्यादा क्या बोलें, आप खुद ही देख लीजिए कि कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पे ड्रम रखा गया है। यहाँ साथ में ये शंख, जब युद्ध किया जाता था तो शंख नाद किया जाता था, शंख बजाया जाता था, तो इसको शंखा कहते हैं। जैसे शंख बजाया जाता था तो देखो ये बैग पाइपर वगैरह जो म्यूज़िक वाले भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि फ़ौज में सिर्फ ये बंदूक ही होती है, एक अपने एंटरटेनमेंट भी करते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदूक लेके ही बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, ये हर चीज़ में निपुण होते हैं, हर चीज़ जिसको बोलते हैं, चाहे वो गोली वाली हो, म्यूज़िक वाली हो या देशभक्ति की भावना हो, हर चीज़ कूट कूट के भरी है। यही तो हमारे हिंदुस्तान की सेना की खासियत है। और ये देखिए पूरे इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, मुझे नाम नहीं आता, सिर्फ बैग पाइपर जानती हूँ। हाँ, हमारे तो बस ये बोलते हैं बैंड बाजा है, बस यही बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए पूरा डिटेल में बताया गया है, आप पढ़ भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग है मतलब।